हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का में उन्नति एजुकेशन में। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज इकोनॉमिक्स का पेपर। कौन सा? क्लास 10th का बच्चों। पेपर कोड है 214 और ये पेपर है अक्टूबर 2024 का। ठीक है बेटा, इस पेपर को करने से पहले बस पास्ट ईयर के कोई भी सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, रेडी टू अपलोड टीएमए, स्पेशलाइज्ड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, ये सारे फीचर्स आपको हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, और बेटा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो जल्दी से हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करो, हमारी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों पेपर। ये देखो पेपर में मार्किंग स्कीम सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। फिर 21 से 35 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है सारा। सेक्शन बी में क्या होगा? 36 से 46 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। फिर 47 से 52 क्वेश्चन जो है हमारे पास 3 मार्क्स ईच होंगे 50 to 80 वर्ड्स में। 53 से 54 क्वेश्चन यानी जो 2 क्वेश्चन है ये हमारे पास 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ गए बेटा, पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है अब, और आपके कम मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से पढ़नी है सारी स्टेटमेंट। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स गेट डेप्रिशिएटेड आफ्टर अ कंटिन्यूअस यूज। क्या ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड डेप्रिशिएट हो जाते हैं टाइम के साथ? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। इकोनॉमिक गुड्स कैन बी बॉट इन द मार्केट, और कहां से खरीदेंगे? मार्केट से तो मिलेंगे इकोनॉमिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स का मतलब ही क्या होता है? जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, ये देखो बेटा क्वेश्चन 1 का आंसर मैंने आपको क्या बताया? करेक्ट ऑप्शन इज डी। सारे आंसर मैंने आपको बोला बेटा, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से, व्हेन अ मदर कुक डिनर इट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो मदर अगर डिनर बना रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, इसलिए वो क्या माना जाता है हमारे पास? फ्री सर्विस। ठीक है ना, व्हेन अ मदर एट होम कुक्स डिनर इट इज नॉट अ पेड सर्विस, इट इज वॉलंटरी एंड आउटसाइड द मार्केट एक्सचेंज। बेटा विद रीजन है आंसर। इट होल्ड्स वैल्यू बट हैज नो प्राइस टैग। वैल्यू तो है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं करते, पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते उसके ऊपर, इसलिए एक फ्री सर्विस है। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन यू विल एक्सपैंड योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसमें से किस केस में आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करोगे? जब प्रोडक्शन ज्यादा हो कंजम्पशन से तब, जब प्रोडक्शन इक्वल टू कंजम्पशन होगी तब, या जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन से कम होगी, या कुछ भी नहीं इसमें से। तो देखो जब हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है और कंजम्पशन ज्यादा हो रही हो, जब प्रोडक्शन कम हो रही है और कंजम्पशन लोग ज्यादा कर रहे हो, तो तभी हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे ना। मतलब समझ रहे हो, अगर प्रोडक्शन ज्यादा और कंजम्पशन कम कर रही है तो पहले से आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, और कितना एक्सपेंड करोगे? वेस्टेज थोड़ी करनी है। और अगर इक्वल चल रही है तब भी आप इतना नहीं सोचोगे प्रोडक्शन एक्सपेंड करने के बारे में। लेकिन आपकी प्रोडक्शन से लोग ज्यादा कंज्यूम करने लग गए, यानी कि अब डिमांड आ गई है ज्यादा। क्या आ गई है? ज्यादा डिमांड आने लग गई आपके प्रोडक्ट की, तो इसलिए अब आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में सोचोगे। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा विद रीजन देखने आंसर, पहले वाले आंसर के भी प्रॉपर रीजन है आपके पास। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द कंट्री एंड ओन्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड। जो प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास कंट्री के अंदर लोकेटेड है और ओन्ड बाय रेजिडेंट है, ये क्या होते हैं? प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट, इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट, गवर्नमेंट प्रोडक्शन या फॉरेन। करेक्ट ऑप्शन बेटा बी है। इसका मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस का लोकेटेड विद इन द कंट्री। इसका मतलब ये होता है बाय डेफिनेशन कि इंडिजीनियस मतलब लोकेटेड विद इन द कंट्री एंड ओन्ड बाय इट्स रेजिडेंट इन दीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूनिट वेदर प्राइवेट और पब्लिक, हेंस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एमएमटीसी किसका एग्जांपल है इनमें से? क्या वो एक फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? बेटा ये एमएमटीसी हमारी किसका एग्जांपल है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्जांपल है। एमएमटीसी जो है गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, और जितनी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज है वो पब्लिक सेक्टर मानी जाती है। ठीक है, इट प्लेज अ की रोल इन फॉरेन ट्रेड ऑफ मिनरल। क्या काम करती है? मिनरल और मेटल्स का काम करती है फॉरेन ट्रेड में। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट विच आर कंपल्सरी एंड हैव नथिंग टू डू विद अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। जो कि कंपल्सरी कॉस्ट होती है और जिनका हमारे अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन करो या मत करो, तो ऑब्वियसली वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। सबसे बड़े एग्जांपल समझते हैं उसका, रेंट। आपने फैक्ट्री खोली, उसका रेंट तो आपको देना ही है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या मत करो, है ना। सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सब देने पड़ेंगे ना। मतलब दीज आर नॉट लिंक विद योर प्रोडक्शन, से कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच रेवेन्यू ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। बेटा इनमें से हम किसको प्राइस के इक्वल मानते हैं? देखो सीधा सा कंसेप्ट है, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है ना वो टोटल रेवेन्यू और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना। तो अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? ए आर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू अपॉन क्यू, है ना। इस वाले फॉर्मूला में मैंने वैल्यू डाल दी, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो देखो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया? हमारा प्राइस के, है ना। यानी प्राइस के इक्वल कौन सा होता है? एवरेज रेवेन्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी। चाहे तो आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर से आप दिला दूं, क्रैश कोर्सेज हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम्स के बहुत कम डेज बचे हैं ना। क्रैश कोर्सेज के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सर नंबर, बेटा नंबर आपकी बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, ये देख लो नंबर आपके पास है। आप अगर हर पेज पर देखेंगे तो वाटरमार्क में भी आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, ठीक है। हमारी टीम को कांटेक्ट करो जल्दी से। इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपको यहाँ पर स्पेशलाइज टीम, सारे हाईली एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो और क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ 70 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 250 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 450 है, तो बताओ एवरेज कॉस्ट क्या होगी? बेटा अगर टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल दिख जाती है आपको, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट तो निकाल सकते हो, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। कितनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास? टोटल फिक्स कॉस्ट है 250 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 450, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 700। तो टोटल कॉस्ट तो आ गया मेरे पास, लेकिन पूछा नहीं था, पूछा था एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमें दी हुई है कितने? 70 यूनिट्स। तो आपको सीधा क्या करना है? 700 को डिवाइडेड बाय 70 करना है, यानी कि आंसर आएगा 10। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर से देखना है, ये लो डिटेल एक्सप्लेनेशन, आराम से देखो आंसर की, ठीक है बच्चों। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने ये करा, आंसर आ गया 10, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जहां पर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। याद करो हिस्ट्री हमारी, जब हमने मनी इंट्रोड्यूस नहीं करा था इकोनॉमी में, तो उससे पहले हमने क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या था? गुड्स के बदले गुड्स, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी, है ना। मनी तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। एग्जाम्पल एक्सचेंज व्हीट फॉर राइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स कैसे डिटरमाइन होता है रेवेन्यू? तो रेवेन्यू के लिए हम क्या करते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल्स टू भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता, प्लस भी नहीं होता, है ना। अगर आपने कोई एक चीज 10 रुपए की बेची और आपने उसके 5 पीस बेचे हैं, तो यानी आपने 50 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। तो मैंने क्या करा? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यही तो मेरा रेवेन्यू होता है। तो यानी कि बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शंस ऑफ बैंक आर गिविंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक या कीपिंग वैल्यूएबल मटेरियल। तो ये तो सारे काम करता है, लॉकर फैसिलिटी भी होती है ना, इसलिए सारे ही हमारे बैंक्स के फीचर है, ठीक है। लोन्स एक्सेप्ट करना और वैल्यूएबल्स को संभाल के रखना, ये सारी फैसिलिटीज बैंक देता है। तो यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। विच बैंक इज द हेड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम? सारे बैंक्स का हेड कौन है? रिजर्व बैंक, सुना है ना। आरबीआई तो सब सारे बैंक्स को गवर्न करता है। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और उसके अलावा जितने बैंक्स हैं वो सारे क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। बाकी सारे कौन से हैं? कमर्शियल बैंक्स है। पब्लिक डीलिंग हमारी कमर्शियल बैंक्स के साथ होती है, और कमर्शियल बैंक्स की जो डीलिंग है वो सेंट्रल बैंक के साथ होती है, ठीक है बच्चों। तो सारे बैंक्स का जो हेड है वो कौन है? आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से। इफ अ बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 10,000 एंड गिव अ लोन ऑफ 8,000, हाउ मच विल इट्स बी सेकेंडरी डिपॉजिट? तुक्का नहीं लगाना कि 10,000 दिया और 8,000 माइनस कर दो 2,000, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है वैसे तो, पर अगर दिया होगा 2,000 तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, समझो कंसेप्ट समझो। अगर 10,000 का बैंक के पास डिपॉजिट आया और उसने 8,000 का लोन दे दिया, तो देखो 8,000 लोन कहां गया? एक बैंक से दूसरे बैंक में ही तो गया होगा, है ना। यानी 8,000 फिर से एक डिपॉजिट क्रिएट हो गया कि नहीं? एक तो आपने दिया बैंक को 10,000 और एक बैंक ने लोन दिया किसी और को, जो किसी और बैंक में चला गया। तो रहा तो पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही ना। किसके अंदर रहा? बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहा पैसा। तो यानी ये मेरा जो है वो दूसरा डिपॉजिट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे बेटा वीडियो पॉज करके, जो मैंने आपको बताया पूरा यहां दिया हुआ है। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा ये तो नॉर्म है, इसको कुछ समझने वाली चीज नहीं है, इसको एज इट इज याद करना है आपको। अकॉर्डिंग टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नॉर्म्स, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी मस्ट बी मोर देन 10 लाख, है ना। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है?
10 लाख है उससे ज्यादा, बट लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम इन सब में अगर देखें तो कितनी मानी जाएगी, 15 लाख, जो कि 10 से थोड़ा ज्यादा है ना। तो 15 लाख इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन। इंडियन एक्सपोर्ट रीच विच कंट्री अमंग दीज, इंडियन एक्सपोर्ट रीच विच कंट्री अमंग दीज, इसमें से कंट्री को जाता है एक्सपोर्ट इंडिया का, ये क्वेश्चन है। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं आप, तो इंडिया एक्सपोर्ट टू ऑल लिस्टेड कंट्रीज, यूएसए, ब्रिटेन, यूएई एंड मेनी मोर लाइक जर्मनी, सिंगापुर। तो यानी कि इसमें ब्रिटेन, यूएसए, यूएई सब कवर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, सबके पास जाता है एक्सपोर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। Which sector out of the following is attracting funds from foreign countries? किस सेक्टर से हमारे पास फॉरेन कंट्रीज से फंड आ रहा है सबसे ज्यादा? देखो प्राइमरी तो हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्रीज वगैरह, है ना। और थर्ड जो सर्विस सेक्टर है, इससे हम अपनी सर्विसेज को ग्लोबली दे पा रहे हैं ना। तो यानी यही वो सेक्टर है जिससे हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से। इंडिया का सर्विस सेक्टर में आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, टूरिज्म ये सब आता है। इससे अट्रैक्ट मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है। नॉन ग्लोबली फॉर इट्स आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कॉजेज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन आर लिस्टेड बिलो। हैबिटेट जो खत्म हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, सॉइल इरोजन एंड डीसर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, या डिफॉरेस्टेशन, या स्लैशिंग एग्रीकल्चर मेथड्स। तो ये सारी चीजें ही हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत तो हर कुछ हो ही रहा है, राइट। सो यानी कि डी क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट या फर्स्ट सेकंड नहीं, सारे ही ठीक लग रहे हैं, तो इसलिए ऑल आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा अगर इस एक्ट की बात करें तो देखो ये है तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही गुड सर्विसेज है, लेकिन सब में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अकेला ऐसा है जिसके अंदर डेफिनेशन में बोला जाता है दिस एक्ट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स। ओके, इट अप्लाइज टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो क्या आंसर है हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा समझने वाला नहीं है, सिर्फ याद करने वाला है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स कितनी हमारे पास कंट्री में, 604 है। ठीक है, तो 604 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन गिवन बिलो डिस्टर्ब्स द नेचुरल फूड साइकिल। नेचुरल फूड साइकिल किससे खराब हो रही है हमारे पास, एयर, वाटर, नॉइज, या देखो एयर से तो नहीं हो रही, नॉइज से भी सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन है। वाटर है जो हमारा साइकिल को खराब कर रहा है, फूड साइकिल को। कैसे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। वाटर पॉल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल फूड साइकिल। कंटेमिनेटेड वाटर से क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन एंड डिसरप्ट्स एंटायर इकोसिस्टम। इट कॉजेज डेथ ऑफ द प्लैंकटन, फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक द फूड चेन, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा हमारी फूड साइकिल डिस्टर्ब होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा खत्म कर दिए हमने, अब हम क्वेश्चन 21 के ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं सामने ट्रू फॉल्स है। बेटा फिर से याद दिला दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए जल्दी से कांटेक्ट करेंगे, हमारे पास स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस ऑनलाइन की। हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। नंबर देखो आपको पीछे वाटर मार्क में दिख रहे होंगे नंबर्स। ठीक है, हर पेज पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, नंबर्स पे कांटेक्ट करो जल्दी से। सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस है और बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास टीम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Transfer of services is not possible. Consumer good help in producing other goods. Transfer of सर्विस को हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह? नहीं। ट्रांसफर मतलब मैं अगर सर्विस दे रहा हूं तो मैं अपनी सर्विस, कोई और थोड़ी कह सकता हूं कि अब ये देंगे सर्विस, नहीं ना। तो मेरी सर्विस मैं ही दे सकता हूं, ट्रांसफर ऑफ सर्विस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रू है। और कंज्यूमर गुड्स से कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड नहीं, जो प्रोड्यूसर गुड्स है उनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जैसे कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरीज वगैरह। पर कंज्यूमर गुड्स तो क्या होते हैं, जो कंज्यूम हो जाते हैं, तो हम उनको दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है। करेक्ट रीजन आपको नीचे दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 22। बोथ डैश एंड डैश एंटरप्रेन्योर्स में प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन से एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं? कोई ऐसी कैटेगरी नहीं होती एंटरप्रेन्योर्स की, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन से एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक, है ना। यानी कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और पब्लिक एंटरप्रेन्योर दोनों मिलकर प्रोड्यूस गुड्स बना सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप नीचे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स आर दोज प्रोवाइड फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, लाइक रोड, पार्क्स, they can be produced by government, public enterprise, but sometime private entrepreneurs also take part in producing such good via public private partnership, है ना। so the correct option is private and public। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेज विच आर इन फैशन, ये तो बिल्कुल सच बात है। जैसे जैसे कोई चीज़ फैशन में है अगर, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी ना। कोई भी चीज़ नई आती है मार्केट में तो हम उसको लेने के लिए ज़्यादा लोग भागते हैं, राइट। और दूसरा क्या कह रहा है, डिमांड फॉर कमोडिटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नहीं। जैसे कि कार एंड पेट्रोल है, इनका कभी भी डायरेक्ट लिंक नहीं होगा प्राइस और डिमांड का, राइट। अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग कार्स कम खरीदेंगे, यानी कि पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर प्राइस कार के कम हो जाते हैं तो कार्स लोग ज्यादा परचेस करेंगे और इसलिए पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इनवर्स है ना, यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, फर्स्ट जो है वो ट्रू है। ठीक है बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नीचे फिर आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप पूरा वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल है। डैश कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश डिमांड। तो कौन सा कर्व कौन सी तरह की डिमांड दिखाता है, तो डिमांड कर्व है जो क्या दिखाता है, इंडिविजुअल डिमांड दिखाता है। ठीक है ना, सो डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है बच्चों, जो डिमांड कर्व है वो हमारा क्या दिखाता है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप दिखाता है। व्हेन द डिमांड इज कंसिडर्ड फॉर सिंगल कंज्यूमर इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, और अगर मार्केट के लिए होती है तो मार्केट डिमांड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम whereas dash is measured over a period of time। अब ध्यान से, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। दो कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, एक स्टॉक और दूसरा क्या होता है, जो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। ठीक है ना, एग्जांपल के साथ पता होना चाहिए सारा। देखो स्टॉक क्या होता है, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और जो इसका अगर एग्जांपल देखें, अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अगर हम देखते हैं एज ऑन 1 जनवरी कितना है, तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है ना। उसके बाद फ्लो क्या है, रेफर्स टू चेंज और मूवमेंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि आपकी मंथली इनकम कितनी आ रही है, तो आप ये बताओगे ना कि हर महीने इतनी आती है या हर महीने मेरा एक्सपेंस इतना होता है, राइट। यानी कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। और जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चीज चेक कर रहे हो तो वो स्टॉक का कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बेटा छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मार्केट सप्लाई में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाईज जो भी होती हैं फर्म्स को उनका टोटल करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे मार्केट सप्लाई 400 और फर्म एन का 350 है, तो डेफिनेटली मेरी जो फर्म एम है वो कितना कर रही होगी, 50 कर रही होगी, है ना। सिमिलरली अगर ये 100 है और टोटल मेरे पास 800 दिया हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना होगा, 700 होगा ना। यहाँ पर मैंने कितना बताया, 50। थर्ड में ये 200 और ये 1050 है, तो यानी कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1600 और यहाँ 1300, तो कितना का डिफरेंस है, 300 का। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी फर्म्स होते हैं मार्केट में उनका टोटल अगर हम कर दें तो मार्केट सप्लाई आता है। और यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि 2 ही फर्म्स हैं, ठीक है ना, एज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 फर्म्स। तो यानी कि जो भी मिसिंग है वो हम डिफरेंस लेके कर सकते हैं इजिली। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए फिर से। सेकेंडरी डेटा में एग्जिस्ट इफ इन इट्स अनपब्लिश फॉर्म। सेकेंडरी डेटा अनपब्लिश फॉर्म में भी हो सकता है। अनपब्लिश मतलब जो कहीं पर पब्लिकली पब्लिश नहीं करा गया है ना, तो वो कहाँ से मिल सकता है हमें। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है बेटा, सेकेंडरी होता है जो आप खुद नहीं बनाते, आप कहीं से कलेक्ट करते हैं, राइट। कहीं का बना हुआ डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम अनपब्लिश की बात कर रहे हैं। तो अनपब्लिश आपको डैश रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डैश रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट बोला हुआ है। तो डैश रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है गवर्नमेंट की, और स्टूडेंट की क्या है, जो पर्सनल रिपोर्ट्स है। ये अनपब्लिश रिपोर्ट्स होती हैं जो कहीं पर पब्लिश नहीं होती। आप इनसे जाके अगर कलेक्ट करेंगे तो ये आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन हम नीचे डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर, फिर से ट्रू और फॉल्स। आइटम्स आर शोन इंडिविजुअली इन अ डिस्क्रीट सीरीज। देखो यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगी कि इंडिविजुअली बोल रहा है और डिस्क्रीट भी बोल रहा है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम डेटा तो इंडिविजुअली शो करते हैं ना। इंडिविजुअली कैसे शो करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअली मतलब इन डिस्क्रीट सीरीज ईच वैल्यू इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफन शोन इंडिविजुअली। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन या बुक्स को हम ऐसे दिखाते हैं ना, कोई मर्ज थोड़ी करते हैं। तो इसलिए ये ट्रू है हमारे पास। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू और मेजरमेंट। क्या स्पेसिफिक वैल्यू और मेजरमेंट होती है, तो यस, डिस्क्रीट वेरिएबल्स टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यूबल नॉट कॉन्टिन्यूअस, यूजुअली होल नंबर्स, एग्जांपल 1 2 3, नॉट 1.5 या 2.8, है ना। एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन होती है, जो उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो हमारे पास ए एंड बी दोनों ही ट्रू है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फिल इन द ब्लैंक्स। अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डैश द सम ऑफ द आइटम बाय द डैश ऑफ आइटम्स। बेटा क्या करते हैं हम, जो सम होता है उन सबको क्या करते हैं, डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। जितने भी सम है उनको क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। जो भी सम निकलता है सबका उनको डिवाइड करते हैं किससे, नंबर से। ठीक है ना, ये तो होता है मीन का फॉर्मूला। तो इसलिए डिवाइडिंग द सम ऑफ द आइटम बाय नंबर। ठीक है, नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ध्यान से देखना है। इफ वीकली कंजम्पशन ऑफ राइस बाय मिस्टर एक्स इज 2.1 kg। वीकली मतलब 7 डेज की कंजम्पशन दी हुई है।
हिज एवरेज डेली कंजम्पशन इज, अब एवरेज निकालना है डेली का, तो यानी कि मैं 2.1 को अगर 7 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा एवरेज। तो एवरेजली वो डेली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 7 3 21 होता है, तो 0.3 आ गया पर डे की कंजम्पशन। यहाँ तो यानी कि 0.3 आ गया, ठीक है। कह रहे हैं 10 डेज कंजम्पशन। अब देखो आपको एक दिन की पता लग गई ना, तो 10 डेज की कैसे निकालेंगे, 0.3 इंटू 10, तो पॉइंट आगे चला जाता है, यानी कि 3 आ गया आंसर। तो यानी कि सेकंड में क्या आएगा, 3। तो 10 डेज की कंजम्पशन है 3 किलोग्राम्स, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फिर से न्यू पैटर्न, राइट वन वर्ड आंसर। विच प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज अ रेगुलर एक्टिविटी सीन इन अर्बन एरियाज। सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग। वन वर्ड में आंसर देना था, तो सेकेंडरी का मतलब ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है ना। बी, विच ऑक्यूपेशन इज प्री डोमिनेंट इन द प्राइमरी। अब प्राइमरी वर्ड आते क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा प्री डोमिनेंट क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं डिटेल में तो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज डैश सेक्टर पेज मोर देन दैट ऑफ डैश सेक्टर। अगर हम वेजेस एंड सैलरीज की बात करें तो कौन सा सेक्टर ज्यादा देता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा देता है रादर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि आप नॉर्मली किसी के पास जाके काम कर लिया किसी ने, ठीक है, और ऑर्गेनाइज होता है जो कोई रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज होती है, तो वहां पर आपको ज्यादा मिलता है, राइट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। फिर भी अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बेटा फिर से याद दिला देता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए नंबर बार बार शो हो रहा है आपके पास स्क्रीन पर, कांटेक्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास हमारे पास शुरू होने वाली है, ठीक है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीवियस पेपर्स करने से काम नहीं चलेगा। प्रीवियस पेपर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं ताकि आप एग्जाम का पैटर्न समझ सके, लेकिन पूरा सिलेबस करने के लिए, पूरा एक एक कंटेंट को समझने के लिए आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए नंबर शो हो रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारे क्वालिफाइड टीचर से पढ़ के एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फिर से एक नया टाइप आ गया मैचिंग करने का। ए में दिया हुआ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और दूसरा बी है चाइना। बस अब आपको देखना है इनमें से, इन चारों में से कौन सी दो चीजें इन दोनों से मैच होती है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का कंसेप्ट कहां से आया हमारे पास, यूएसए से आया, इमर्ज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। चाइना क्या है, डज नॉट हैव डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड हेल्थ आर गुड, या एग्रीकल्चर इज वेरी एडवांस। नहीं, तो वहां पर एक हमने सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज चुनी है वो क्या है कि डज नॉट हैव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पता लग गया कौन किससे मैच हो रहा है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बेटा, वैसे मैंने समझा दिया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक सिटीजन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, नहीं, ध्यान से देखो, बाइंग बोल रहा है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो तो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट थोड़ी होता है, ठीक है। तो वर्ड्स को ध्यान से देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड कह रहा है थ्रू ट्रेड पीपल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जब आप ट्रेड करते हैं तो आप बहुत सारी वैरायटीज और चॉइसेस देख पाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना साथ साथ नीचे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यानी कि हमारे पास क्या है, इसका 2 है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फिल इन द ब्लैंक्स। द कंज्यूमर शुड नॉट इंडल्ज इन डैश एंड डैश कंजम्पशन। किस कौन कौन सी कंजम्पशन की बात हो रही है, वेस्टफुल और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन में उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, देखो वेस्टफुल कंजम्पशन क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज अननेसेसरली और एक्सेसिवली लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन। कॉन्स्पिशियस क्या होता है, स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स टू शो ऑफ द वेल्थ, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देन फॉर अ रियल नीड और यूटिलिटी को पहचानना चाहिए। इट प्रमोट्स इनइक्वालिटी एंड अनसस्टेनेबिलिटी कंजम्पशन। सच बिहेवियर गोज अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म, ठीक है बच्चों। आराम आराम से पढ़ के समझेंगे इसको। ये हमने सेक्शन ए डिस्कस किया है। होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बच्चों, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं क्रैश कोर्स तो हमारे पास अवेलेबल है। क्रैश कोर्स के लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, नंबर आपकी स्क्रीन पर बार बार आ रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स करें और अपना पूरा सिलेबस लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी से कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। ये था सेक्शन ए, हम लोगों ने सेक्शन ए पूरा डिस्कस कर लिया है। ये देखो मार्किंग स्कीम से देख लो दोबारा से, मैंने आपको बताया था 1 से 20 हमने एमसीक्यू पढ़े सारे, 21 से 35 तक हमने सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़े, जिसके अंदर सारे तरह के पैटर्न्स देखे हमने, मैचिंग भी देखा, ट्रू फॉल्स भी देखा, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखा। सेक्शन बी की वीडियोस जो है बेटा, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ सेक्शन ए कंप्लीट करा हम लोगों ने यहाँ पर 35 तक, ठीक है बच्चों। क्रैश कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे हमारे पास, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।